ये है जापान, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और सबसे एडवांस इकोनॉमी, दुनिया का सबसे हेल्थिएस्ट कंट्री, जहां पर 90 साल के लोग आपको आम चलते हुए नजर आएंगे। जीरो क्राइम रेट, टॉप क्वालिटी एजुकेशन और जबरदस्त लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जापान को रहने के लिए एक आइडियल कंट्री बनाता है। लेकिन इस सारी तरक्की के पीछे एक बहुत ही भयानक हकीकत छुपी हुई है, एक ऐसी डार्क रियलिटी जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। मॉडर्न टीवी डॉक्यूमेंट्री की इस वीडियो में जापान की इसी डार्क साइड के बारे में बात करेंगे। अगर 1980 में जापान को अगली सुपर पावर समझा जाता था, इस वक्त ये ख्याल किया जाता था कि जापान बहुत जल्द अमेरिका को रिप्लेस कर दिखाएगा और बिल्कुल इसी तरह पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करेगा जिस तरह आज चाइना कर रहा है। अमेरिका में तो जापान को लेकर परेशानी भी पाई जाती थी, इसीलिए इस पर पूरी मूवीज भी बनी थी, जैसा कि डाई हार्ड, राइजिंग सन, ब्लेड रनर वगैरह, जिसमें दिखाया गया था कि कैसे जापानीज कॉरपोरेशन पूरे अमेरिका को टेक ओवर कर लेंगी। इसकी बहुत बड़ी वजह ये कि एक इम्प्रेसिव इकोनॉमिक ग्रोथ जो पिछले कुछ सालों में जापान ने हासिल की थी। इस वक्त जापान का इकोनॉमिक सिस्टम वेस्टर्न इकोनॉमिक मॉडल से काफ़ी बेहतर और स्ट्रॉन्ग समझा जाता था। जापानीज स्टॉक मार्केट बूम कर रही थी, जापान की बनाई गई हर चीज़ पूरी दुनिया पर छाई हुई थी, चाहे वो गाड़ी हो या इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान या मेडिकल का। इस वक्त जापान में लोगों को ये पता था कि यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट से फारग होते ही फौरन नौकरी मिल जाएगी और फिर लाइफ सेट है, क्यों ना कि जापान में हर जॉब ही लाइफ टाइम जॉब होती है। जापान वाज लिटरली अनस्टॉपेबल और वो 1990 तक दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका था। 1991 में कुछ ऐसा हुआ जो जापान का पूरा फ्यूचर बदलने जा रहा था। असल में 1990 से पहले जापान एक ऐसा इकोनॉमिक एक्सप्रेस बूम कर रहा था जो 1990 से पहले दुनिया के किसी भी कंट्री ने नहीं किया था। रियल एस्टेट ऊपर जा रही थी, स्टॉक मार्केट पीक पर थी, बैंक मुसलसल पैसा छाप रहे थे और लोन लेना इतना आसान था कि बैंक ये तक नहीं पूछते थे कि आपको लोन चाहिए किस लिए। लेकिन फिर एक दिन ये सारा बबल बर्स्ट हो गया। 1990 से 1991 के दरमियान जापान की स्टॉक मार्केट 43% गिर गई, रियल एस्टेट की मार्केट भी 53% से ज़्यादा गिर गई। लोन की अनलिमिटेड सप्लाई की वजह से लोगों ने ज़ोंबी कंपनीज खड़ी की हुई थी जो कई साल पहले ही बैंकक्रप्ट हो चुकी थी, मगर बैंक से लोन मिलने की वजह से वो कभी बंद ही नहीं की गई थी। जापान की मार्केट इस बुरी तरह से कोलैप्स कर गई कि अब कोई भी इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। अब जापान इकोनॉमिक टाइगर से सिक मैन ऑफ एशिया बन चुका था। लेकिन ऐसी ऊंच नीच तो इकोनॉमीज में आती रहती हैं, तो फिर जापान के साथ ऐसा क्या हुआ? असल में जापान के साथ कुछ ऐसा होने जा रहा था जो उसकी पूरी जनरेशन को तबाह करने वाला था। इसको समझने के लिए हमें जापान के जॉब कल्चर को समझना पड़ेगा। जापान में आपका जॉब करियर स्टार्ट होता है शुशुकु कटसुडो से। ये एक जॉब हंटिंग प्रोसीजर होता है जिससे हर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट को गुजरना पड़ता है। सारी बड़ी कंपनीज फ्रेश ग्रेजुएट को ही हायर करती हैं और हर कैंडिडेट को बहुत सारे इंटरव्यूज और बहुत सी टफ ट्रेनिंग प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। इस टफ प्रोसीजर को क्लियर करने वाले स्टूडेंट को शिशन कोयो पॉलिसी के मुताबिक लाइफ टाइम जॉब मिलती है। बेसिकली जापान में आपको जिस कंपनी में जॉब मिल जाए फिर आप इसको छोड़ नहीं सकते। ये कोई लॉ नहीं है, मगर कल्चर इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका है कि जॉब छोड़ने वाले को कोई जॉब नहीं देता। इसका एक फ़ायदा ये होता है कि आपको जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है, मतलब आपको टेंशन नहीं होती कि कल आप निकाले जाओगे। मगर दूसरी तरफ जॉब मार्केट बहुत रिजिड होती है। आप सारी ज़िंदगी इस एक कंपनी के साथ गुजारते हो और वो कंपनी जो भी डिसीजन ले आपको मानना होता है। 1990 में भी हायरिंग का प्रोसीजर यही था और आज तक चला आ रहा है। अगर आपने ये इंटरव्यू प्रोसीजर क्लियर ना कर सके तो समझिए अब आपको जॉब कभी नहीं मिलेगी। ये एक ऐसा दरवाज़ा है जो सिर्फ एक बार खुलता है। 1990 के इकोनॉमिक क्राइसिस में सारी बड़ी कंपनीज ने अपनी हायरिंग फ्रीज कर दी।
इस पीरियड को जापान में एम्प्लॉयमेंट आइस एज भी कहा जाता है। वो लोग जिन्होंने 1990 में ग्रेजुएट किया था, अब इन्हें अगले 13 इयर्स तक कोई जॉब नहीं मिली, और जब 2004 में हायरिंग दोबारा खुली तो वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने 1990 से 1991 में ग्रेजुएट की थी, उस वक्त तक वो तमाम 30 से 40 साल के हो चुके थे, और कोई भी जापानीज कंपनी इन्हें हायर नहीं करना चाहती थी, क्यों ना कि वो तो सिर्फ फ्रेश ग्रेजुएट को हायर करते हैं। ये एक पूरी जनरेशन थी, तकरीबन 2 करोड़ लोग, जिन्हें द लॉस्ट जनरेशन ऑफ जापान भी कहा जाता है। इस जनरेशन के कुछ लोग तो अब भी लो पेइंग जॉब करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं और इन पर डिपेंड करते हैं। मतलब 30 से 40 साल के लाखों लोग जो आज भी अपने पेरेंट्स के पैसों पर गुजारा करते हैं।